जूबी, तुझे अभी भी दर्द हो रहा है? हाँ यार, क्या बताओ, हर महीने का है। अब तो पीरियड से पहले, पीरियड्स के बाद हमेशा ही रहता है ये दर्द। तू गई थी डॉक्टर के पास? दवाइयाँ तो ली है ना मैंने। नहीं फर्क पड़ रहा है ना दवाइयों से? तू क्यों नहीं जाती है डॉक्टर के पास? क्या मतलब बनता, थक गई हूँ मैं इससे। मैं अब कुछ नहीं सुन रही हूँ। कल हम हॉस्पिटल जाने वाले हैं। तूने कुछ खाया है सुबह से? थोड़ी देर रेस्ट कर, मैं कुछ लेके आती हूँ। गायना ओपीडी का पेपर चाहिए था। एक मिनट, ये लीजिए, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। हेलो डॉक्टर। हेलो, बोलो। ये जूबी है और मैं इसकी फ्रेंड नुपुर। इसे 3-4 सालों से पीरियड्स के टाइम बहुत पेन होता है। पहले ये पेन किलर्स लेती थी, उससे आराम हो जाता था, बट पिछले 2-3 महीनों से इसका पेन रिलीफ हो ही नहीं रहा है। जूबी, आपकी उम्र क्या है? 25 साल मैम। आप मैरिड हो? नहीं मैम। तो मुझे बताओ, ये जो पेन है आपका, ये कब से चालू हुआ है? मैम पहले तो 3-4 साल से पीरियड्स के टाइम होता ही था दर्द। अब तो पीरियड्स के बाद में भी दर्द रहता है। मैं इनसे थोड़ा पर्सनल क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। क्या आप बाहर रुक सकते हो थोड़ा टाइम के लिए? मैं आपसे और कुछ पर्सनल सवाल पूछूंगी। आप कंफर्टेबल हो? जी मैम। सेक्सुअल रिलेशनशिप आप रखते हो? उस नहीं है तो मुझे ना ये सब देख के ऐसे लगता है कि आपको एक एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। हम लोग थोड़ा एग्जामिन करके देख लेते हैं। चलो एग्जामिन करते हैं। मैंने इनका एग्जामिनेशन कर लिया है। उनके बाद ऐसे लग रहा है कि इनको पेट की सोनोग्राफी की ज़रूरत है। तुम फर्स्ट फ्लोर पे 126 नंबर पे जाओ, वहाँ पे सोनोग्राफी करो और मुझे ओपीडी में दिखाने के लिए आ जाओ। मैं ओपीडी में हूँ। थैंक यू मैम। मैंने आपकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखी है जुबी। तो ये रिपोर्ट देख के ऐसे लग रहा है ना कि आपको एंडोमेट्रियोसिस करके एक बीमारी है। ये क्या होता है? जो अपना यूट्रस रहता है, बच्चादानी रहता है, उसके अंदर एंडोमेट्रियम करके नॉर्मल लेयर रहता है। ये एंडोमेट्रियम बढ़ता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है फीमेल बॉडी में, उसके कारण नॉर्मली मंथ के एंड पे वो ज़्यादा बढ़ने के कारण बाहर आता है, जिसको हम मेंसेस बोलते हैं, महीना बोलते हैं। बट कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस बोलिए, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होते हैं, उसके कारण ये जो एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू है वो बाहर नहीं आता है, वो बाजू में अंदर ही चला जाता है, यूट्रस के आजू बाजू में। तो कभी कभी वो ओवरी तक जाता है, दूसरे ऑर्गन्स तक जा सकता है। तो अभी ये केस में आपका जो है एंडोमेट्रियोसिस थोड़ा ओवरी तक गया है, ऐसे दिखा रहा है। ये बहुत सीरियस तो नहीं है ना मैम? सीरियस तो नहीं है, बट अच्छे से ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी है, थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी है। मतलब अच्छा खाना है, वज़न बढ़ना नहीं चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाने चाहिए, फ्रूट ज़्यादा खाने चाहिए। तो जुबी, मैं आपको ये गोली लिख के दे रही हूँ। ये गोली आपको बराबर से खानी है और 1 महीने के बाद वापस फॉलोअप के लिए आना है। तब देखेंगे कि इनका पेन भी कैसा है और वापस सोनोग्राफी भी करेंगे। उसमें देखेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो ये गोली बराबर से लेना है और 1 महीने के बाद वापस आना है। थैंक यू मैम। और जुबी, स्ट्रॉन्ग रहना है, खुद का ख्याल रखना है। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। मैम, अरे हाय जुबी, आओ। कैसे हो बेटा? मैम पहले से बहुत बेटर हूँ, दर्द भी बहुत कम हो गया है। अरे वाह, वेरी नाइस। गोली बराबर से ले रहे हो? यस मैम। सच में जुबी, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। यू आर रियली रियली स्ट्रॉन्ग। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैम बस आपकी हेल्प की वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच मैम। हैप्पी टू हेल्प यू ऑलवेज। थैंक यू मैम। 1 महीने के बाद आओ अगर कुछ दर्द होता है तो। यस। जुबी, हमेशा ऐसे ही हंसती रहो, खिलती रहो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू मैम।
एंडोमेट्रियोसिस का नाम सुन के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना शर्म की बात है। एंडोमेट्रियोसिस एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जो ट्रीट किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है ताकि उसका प्रिवेंशन हो। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अपने जो यंग गर्ल्स होते हैं उनको ये ध्यान में रखना है कि ओबेसिटी नहीं होना है, बैलेंस संतुलित डाइट खाना है, जंक फूड अवॉइड करना है, होम कुक फूड खाना है, फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं, ज़्यादा पानी पीना है, एक्सरसाइज करना है, रात में जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है ताकि अपना अच्छा लाइफस्टाइल हो। उसके बाद भी अगर सोनोग्राफी और एमआरआई में एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस हो रहा है तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है फॉर ट्रीटमेंट। पहला है पेन किलर्स जो हम पेन के हिसाब से देते हैं। अगर ये जो ट्रीटमेंट है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड होता है कि सिम्टम्स कितना है, पेशेंट का एज कितना है और उनका फैमिली कंप्लीट है या नहीं है। तो अगर पेन ज़्यादा है तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट पेन किलर्स हम दे सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन हम लोग दे सकते हैं, जीएनआरएच एगोनिस्ट इंजेक्शन हम लोग दे सकते हैं। हार्मोनल ट्रीटमेंट करना है तो उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद मायरेना जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये सब आपको एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलके ही ट्रीटमेंट लेना है। अगर ये मेडिकल और हार्मोनल ट्रीटमेंट के बाद भी दर्द कम नहीं हो रहा है, एंडोमेट्रियोसिस का साइज बढ़ रहा है तो सर्जरी करना पड़ता है। हर एक चीज़ में सर्जरी की ज़रूरत है क्या, नहीं है। ये जो मैंने पहले के कंडीशंस बताए और उसके ऊपर अगर इनफर्टिलिटी है, मतलब प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो रहा है, नहीं तो एंडोमेट्रियोसिस डीप इन्फिल्ट्रेटिंग है, मतलब पाउच ऑफ डगलस में, बच्चेदानी के पोस्टेरियर यानी पिछले लेयर पे है, बॉवेल में, आंत में, यूरेटर में है, तो ऐसे केस में लैप्रोस्कोपी करना ज़रूरी हो जाता है। लैप्रोस्कोपी मतलब दूरबीन डाल के अंदर देखते हैं एंडोमेट्रियोसिस कितना फैला हुआ है, कितना साइज है, उस हिसाब से हम लोग एक्सीजन का, कॉटराइजेशन का डिसीजन लेते हैं। अगर फैमिली कंप्लीट है तो डीप रेडिकल एंडोमेट्रियोसिस एक्सीजन का डिसीजन लेते हैं। तो ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है, बट इसके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन और मल्टीडिसिप्लिनरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ एंडोमेट्रियोसिस का नाम सुन के घबराइए मत, एक्सपर्ट का ओपिनियन लीजिए और लीव अ क्वालिटी लाइफ। थैंक यू।